नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस विशेष चर्चा बिहार स्पेशल चर्चा में। बिहार स्पेशल चर्चा में आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में ईडी की कार्रवाई की, तेजस्वी यादव की राजनीतिक भूमिका की और नीतीश कुमार के अगले राजनीतिक कदम की। चिराग पासवान भी पटना पहुंचे हुए हैं और वहां पहुंचकर वो दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। बिहार की धरती में जाकर दलितों के साथ होने वाले भेदभाव पर टिप्पणी करना और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर चुप्पी साध जाना कि क्या वो उस फैसले के साथ है या उस फैसले से सहमत है या असहमत है। ये कौन सी दलित राजनीति है। इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। चलते हैं सीधे ऋषि मिश्रा जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका। बिहार में तो एक सप्ताह तक अंतर्ध्यान रहने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री आज निकले हैं, ककोलत पहुंचे हैं नवादा जिले में। वहां कई सारी सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन उस चर्चा के पहले जो बिहार में भ्रष्टाचार के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है, विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मशहूर हो चुकी ईडी, उसके लिए कुख्यात हो चुकी ईडी, अब भाजपा के सहयोगी दलों वाले राज्यों में भी अपनी दबिश बढ़ा रही है। संजीव हंस को मुख्यमंत्री के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा हटा दिया गया है उनके पद से। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह एसीएस के पद से हटा दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है, क्या संजीव हंस इस भ्रष्टाचार में अकेले ही ऐसे आईएएस अधिकारी हैं या अमृतकाल पूरे देश में चल रहा है, आप जानते हैं। तो इस अमृतकाल के दौर में भ्रष्टाचार का दीपक कब तक जलता रहेगा बिहार में, ये बताइए हमारे दर्शकों को। या यहीं पर इतिश्री हो जाएगी। 7 लोगों को नोटिस मिलने की बात भी सामने आ रही है कि 7 सीनियर आईएएस अधिकारियों को नोटिस मिला है। देखिए, संजीव हंस जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी रहे हैं और नीतीश कुमार के चंद विश्वस्त अधिकारियों में से संजीव हंस रहे हैं और संजीव हंस पे कार्रवाई होना, और ऐसा कहा जा रहा है कि संजीव हंस जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है ईडी का। नाम नहीं लेना चाहेंगे जब तक मान लीजिए उनका नाम नहीं आता है, कार्रवाई नहीं होती है। नहीं तो उचित भी नहीं है जी। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के कई चहेते आईएएस हैं वो ईडी के रडार पे हैं और आने वाले दिनों में इसका पर्दाफाश ईडी करने जा रही है। किन लोगों पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके राजनीतिक पहलू भी हैं। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन संजीव हंस पे ये जो आरोप है आज से नहीं है, कई वर्षों से हैं। ठीक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार का कार्रवाई होना, खासकर उन आईएएस अधिकारियों पे कार्रवाई होना जो नीतीश कुमार के करीबी हैं। सवाल नीतीश कुमार से भी होना चाहिए कि क्या ऐसी मजबूरी है आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि 4-5 ही आईएएस को आप एक विभाग नहीं कई विभागों का जिम्मेवारी दे रखा है। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि आपके पास कई ऐसे कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार आईएएस आपके पास हैं। आप उनको सेंट्रिक पोस्ट पर डाल रखा है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, जो एक कहावत है कि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है, तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना होगा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इसकी समझने की जरूरत है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जसपाल साहब, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनका प्रदेश अध्यक्ष पद की घोषणा होना और उनका दिल्ली जाना, दिल्ली में अमित शाह नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनकी होती है, और जब वो फिर दिल्ली से पटना आते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए। संजीव हंस को लेकर ही जब उनसे सवाल किया गया दिलीप जायसवाल जी से, तो बोले कि जो ये चूहादानी जो है हमने बना रखा है, और उन्होंने संजीव हंस को चूहा कहता, एक तरह से उन्होंने कहा कि पहले चूहे की शिकार हो चुकी है, इस चूहेदानी में कई ऐसे चूहे को बंद करना है।
आप मैं कहूंगा कि आप दर्शकों को वो बाइट दिखाएं दिलीप जायसवाल का, जो जब संजीव हंस को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमने चूहादानी बना रखा है, अभी तो पहला विकेट गिरा है। ऋषि जी, हमारे पास विकेट इंडिपेंडेंट बाइट वो नहीं है, मैं दर्शकों के सामने क्लियर कर दूं, किसी ना किसी चैनल की है और वहाँ कॉपीराइट नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ देख सकते हैं लोग आराम से। मैं आपको बताऊं, वो सिंगल बाइट नहीं है, सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था दिलीप जायसवाल जी का, उसमें उन्होंने पत्रकार ने उनसे सवाल किया, उसको लेकर उन्होंने जवाब करेंगे हम, या अलग से उसका कार्यक्रम भी करेंगे जी। हालांकि आजकल डिजिटल जमाना, दर्शकों ने इसे देखा भी होगा, तो दिलीप जायसवाल का उस आईएएस को लेकर बयान, और आपने अभिषेक जी आपने विजेंद्र यादव का भी बयान देखा होगा विधानसभा में। विजेंद्र यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया संजीव हंस को लेकर, तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आरोप साबित नहीं हुए, आरोप साबित होंगे तो देखा जाएगा। और एक बात ये सही है कि आरोप लगे हैं, आरोप साबित तो नहीं हुए, ईडी ने अपना चार्जशीट दाखिल तो नहीं किया है, या पनिशमेंट तय तो नहीं हो गया है। उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार ने संजीव हंस को ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पद से हटा दिया जी। तो इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी हैं, और 6 दिनों तक नीतीश कुमार का जेडीयू के बड़े नेता के मृत्यु के बाद जब उनकी जो पटना लाश आती है, उसमें वो श्रद्धा सुमन करने के बाद, यानी उनको श्रद्धांजलि देने के बाद लगातार आपने कभी आज तक, मतलब कल तक आपने नीतीश कुमार को या किसी पब्लिक कार्यक्रम में या निजी तौर पे किसी कार्यक्रम में आपने नहीं देखा होगा। तो ऐसा क्या डेवलपमेंट हुए हैं? कई ऐसे डेवलपमेंट इन दिनों हो रहे हैं, दिख रहे हैं। यदि आप आगे सवाल करेंगे तो मैं उस पर भी आपको प्रकाश डालूंगा। लेकिन मैं आ रहा हूं उस पर, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से संबंधित 2 बातें बिहार में सुनने को आ रही हैं। पहली कि बिहार में एक बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं एस सिद्धार्थ, उनका कद बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार के ही एक कर्तव्यनिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जिनको बिहार की तथाकथित भ्रष्ट नौकरशाही पसंद नहीं करती है, वो दिल्ली जाने पर मजबूर हो गए थे। हालांकि नीतीश कुमार की गुड बुक में है। चंचल कुमार काफी कर्तव्यनिष्ठ और साफ सुथरे अधिकारी माने जाते हैं, उनको नीतीश कुमार पटना बुलाकर बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है, चंचल कुमार और एस सिद्धार्थ के जैसे साफ सुथरे अधिकारियों के सामने आ जाने से बिहार की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और बिहार में करप्शन की जो एक तरह से गंगोत्री बह रही है उसके ऊपर लगाम लगाने में कामयाबी मिल पाएगी? देखिए, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बिहार में एक से एक ईमानदार अधिकारी हैं। एस सिद्धार्थ ऐसे अधिकारियों में से हैं कि आप कोई भी व्यक्ति बिना किसी रेफरेंस से, यदि उनका मोबाइल नंबर है तो आप उनको फोन करेंगे, आपके बातों को वो सुनेंगे और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण खुद ऋषि मिश्रा है। जब हमारे परिवार, मेरी दादी के साथ घटना हुआ, लूट हो गई थी, हमने एस सिद्धार्थ साहब को इसकी सूचना दी तो उन्होंने तुरंत मुजफ्फरपुर एसएसपी को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया, और एसपी हमारे घर पे भी आए थे, उन्होंने हमारी दादी से मुलाकात भी की थी। तो मैं इसलिए इस चीज को यहाँ पे रखा हूं कि ऐसे संवेदनशील और ईमानदार अधिकारी भी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि संजीव हंस जैसे अधिकारी यदि नीतीश कुमार के दुलारे हैं, तो क्या नीतीश कुमार को इस चीज का संज्ञान नहीं है कि आपके नाक के नीचे ये लोग क्या कर रहे हैं? गुलाब यादव कौन है? गुलाब यादव संजीव हंस का क्या गठजोड़ है? ये एक सिन्हा साहब कौन आए हैं? अब सिन्हा साहब के बारे में बताऊं, जो नीतीश कुमार के सबसे दुलारे अधिकारी हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, उनके एक फंक्शन में वो पगड़ी बांध के, जैसा पगड़ी वो आईएएस साहब बांध रखे थे वैसा ही पगड़ी गुलाब सिंह, जो सिन्हा, क्या नाम भूल रहा हूं मैं, सुनील सिन्हा या क्या नाम है, सुनील सिन्हा, हाँ, वो पगड़ी बांध के बैठे थे, जैसे लग रहा था कि दोनों समधी हो, दोनों एक दूसरे या बड़े भाई या छोटे भाई की भूमिका में हो। तो ये नीतीश कुमार नहीं जानते हैं? क्या मजबूरी है कि आपकी जमा पूंजी, नीतीश कुमार की जमा पूंजी क्या है? एक उनकी ईमानदार छवि, सुशासन बाबू की छवि, उसी पर तो पट्टा लग रहा है। मैं वही कह रहा हूं अभिषेक जी, उस छवि पे कोई बट्टा लगा रहा है तो वो आपका हितैषी नहीं हो सकता ना।
आपके छवि में कोई व्यक्ति सेंध लगा रहा है और आप यदि चुप हैं तो ऐसी क्या मजबूरी है? जी, ये बिल्कुल आप और सही कह रहे आपने हैं। बिल्कुल सही कहा, चंचल कुमार हैं, एस सिद्धार्थ हैं, पुलिस विभाग में देखिए विनय कुमार हैं, आपके पास आलोक राज जैसे अधिकारी हैं, आपके पास अभिलाषा शर्मा, यंग आईएएस को आपने, अभिलाषा मैं शर्मा जानता हूँ, सीतामढ़ी की जो सीतामढ़ी डीएम डीएम रही हैं, उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया जिलाधिकारी रहते हुए। आप उनको सेंट्रिंग पोस्ट पे डाल रखा है, फील्ड में दीजिए, काम करके दिखाएंगी। आपके पास आलोक रंजन घोष हैं, आपके पास अभिलाषा शर्मा को मैं मुखर्जी नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग के साथ, हम लोग के बैच में थी, तब से मैं जानता हूँ जी। तो मैं वही चीज कह रहा हूं। मैं किसी पांच और आईएएस का नाम नहीं लेना चाहता हूं। लोगों को लगता है कि भाई ये इनका ये पैरवी कर रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं जी। आपके पास नीतीश कुमार खुद समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि नया अनुभव तो नहीं है। नीतीश कुमार पुराने नेता है, पुराने चावल है। जी। तो ये मेरा ये है कि संजीव हंस जैसे लोग यदि आपके छवि को बर्बाद करने में लगे हुए हैं तो उनसे तुरंत नाता तोड़िए, कार्रवाई कीजिए। जी, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं बिहार की ब्यूरोक्रेसी की। थोड़ा ब्यूरोक्रेसी से अलग हटकर राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा करें। तेजस्वी यादव अवतरित हो गए हैं, विधानसभा में उपस्थित नहीं थे, लेकिन पत्रकार सवाल पूछ रहे थे तो टाल रहे थे और कह रहे थे कि कल की ही बात है, कल वो कह रहे थे पत्रकारों से कि विधानसभा में हम नहीं थे, लेकिन विधानसभा की गतिविधियों को तो हम देख ही रहे थे ना। नेता विपक्ष गतिविधियों को बाहर से बैठ के, स्टेडियम के बाहर से ताली बजाने के लिए नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष जो होता है, विपक्ष का नेता, स्टेडियम में बैठ करके बॉलिंग करने के लिए होता है। सत्ता रूपी बैट्समैन जो होता है उसको तंग करने के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं टेलीविजन पर या कहीं स्टेडियम में भी नहीं थे। सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को कल तेजस्वी यादव ने जो कहा कि सरकार गिराइए साथ आइए, इतना खुला ऑफर जब उधर से दिया जा रहा है, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार अभी से सहज नहीं है तो क्लियर है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है कि वो सहज नहीं है। और नीतीश कुमार के पुराने बयानों को आप देखें, 2 बार उन्होंने बयान दे दिया कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और इस बार जब आए तो बोले मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। इस तरह का बयान कभी वो राजद कांग्रेस के लिए नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा, भले ही अलग हो जाए, देते नहीं है। तो इससे आप उनकी पसंद और नापसंद का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस पसंद और नापसंद के दायरे में तेजस्वी यादव के बयान आने के बाद बिहार की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए तेजस्वी यादव, अभिषेक जी, एक बात आपको समझना होगा कि ठीक है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बीमार थे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, प्रतिपक्ष का नेता उस सत्र में मौजूद नहीं है, तो अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ता को, नेताओं को, विधायकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये समझ से परे है। यदि तेजस्वी यादव नहीं है तो उनके परिवार के कोई और व्यक्ति उससे अभी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो लीड कर सकता था। पूरे परिवार में से किसी की मौजूदगी नहीं होना, लेकिन उन्होंने एक ऑफर, एक इंडिकेशन नीतीश कुमार को दिया है, जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जी। कि आपके किसी भी डिमांड को केंद्र सरकार, बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। जो आरक्षण की सीमा आपने बढ़ाई उसको 9वीं अनुसूची में डलवाने में अब तक आप सफल नहीं रहे। और कोर्ट से, हालांकि कोर्ट ने जो एक कल परसों निर्णय दिया है उसमें एक SC/ST में भी उन्होंने जो ये मतलब कास्ट के अंडर मतलब रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन का जो उन्होंने कहा है, तो उससे क्या इंडिकेशन है अभिषेक जी कि आप जब जनगणना कराएंगे तभी तो, मान लीजिए SC/ST में जनगणना कराएंगे तभी तो पता चलेगा कि उसमें भी कितने जो है समाज के कौन सा वो भाग है जो अभी वो पिछड़ा है। दलित में भी कई है, दलित में भी कई ऐसे वर्ग हैं जो अपने अन्य भाइयों से बहुत पीछे हैं। तो ये नीतीश कुमार को एक तरह से ऑफर दिया गया, और नीतीश कुमार के जो राजनीति का जो एक मतलब फार्मूला रहा है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का रहा है। और इन दो मुद्दों पे, खासकर रिजर्वेशन वाले मुद्दे पे, और जिस प्रकार से
कांग्रेस एग्रेसिव है। राहुल गांधी का आपने स्पीच देखा पार्लियामेंट में, जातीय जनगणना को लेकर जिस प्रकार से वो अप्रोच अपना रहे हैं। केंद्र में राहुल गांधी और स्टेट में तेजस्वी यादव, खासकर 17 अगस्त के बाद। फिर नीतीश कुमार कैसे जनता के बीच में जाएंगे? हालांकि नीतीश कुमार ने 2-3 ऐसे लोक लुभावन घोषणा उन्होंने की है, जैसे जो विडो महिला है उनको 4000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। अब जो स्कूल में मेधावी छात्रा है उनको हर महीने 500 रुपया दिया जाएगा। तो इस प्रकार की वो घोषणा कर रहे हैं। लेकिन जब रिजर्वेशन वाला मामला आएगा तो उसको लेकर नीतीश कुमार कैसे हैंडल करेंगे, क्या जवाब होगा, ये देखना होगा। नीतीश कुमार भी इस चीज को समझते हैं। कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं अभिषेक जी। आप देखिए, जो वर्तमान में जो डीजीपी है उनको रिप्लेस करने की जो खबर चल रही है, और उससे पहले मैं नहीं जानता हूं कि दिलीप जायसवाल के कहने पे या बीजेपी के कहने पे या उनके प्रेशर पे उनको हटाया जा रहा है। लेकिन आप दो ऐसे डेवलपमेंट को अधिक को रिलेट करते हैं तो उससे आपको कुछ न कुछ इंडिकेशन मिलता हुआ दिख रहा है। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि 2-3 दिनों का समय दीजिए, हम गियर चेंज करने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा जब पत्रकारों, गियर चेंज करते रहते, उन्हीं का गियर चेंज हो गया। अब उनको मंत्रालय की जगह पार्टी देखनी पड़ रही है। मंत्रालय में तो बहुत कम बैठ रहे हैं। मैं उस पर भी आ रहा हूं। लेकिन उन्होंने जो कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और 2-3 दिनों में हम गियर बदलने जा रहे हैं, और उनके बयान के बाद ये अटकलें लगना शुरू हो गया है कि डीजीपी, वर्तमान में जो डीजीपी हैं बिहार के राजविंदर सिंह भट्टी, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जा सकते हैं। इसका क्या आप एक बड़ा बुनियादी सवाल है ऋषि जी, मायने लगाते सवाल हैं? है। हम आप सभी बचपन से बिहार की, खास करके चूंकि आईएएस वगैरह को तो उतना नहीं, लेकिन बचपन से पुलिस ऑफिसर का बड़ा क्रेज हुआ करता था। खास फिल्में भी वैसे ही आती थी। हम लोग के स्कूल टाइम में फिल्में भी वैसे ही आती थी जिसमें पुलिस ऑफिसर का ग्लैमर दिखाया जाता था। और बिहार में जिन इंस्पेक्टर, आईपीएस सबका, और बिहार में जिस आईपीएस अधिकारी का सबसे ज्यादा ग्लैमर था, हमारे मिथुन चक्रवर्ती होते थे इंस्पेक्टर, और उनका फिल्म में दबदबा होता था, विलेन को बहुत मारते थे। बिहार में बचपन में हम लोगों ने जिन आईएएस अधिकारियों का, आईपीएस अधिकारियों का सबसे ज्यादा पुलिस ऑफिसर के तौर पे नाम सुना है, ग्लैमर था। एक तो अभी हमारे यहाँ मोतिहारी में एसपी थे अनुराग गुप्ता, अब झारखंड के डीजीपी हो गए हैं 2-3 दिन पहले ही। और एक नाम आता था आरएस भट्टी का नाम। आरएस भट्टी के नाम से, वही आरएस भट्टी डीजीपी के तौर पर कैसे फेल हो रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, भट्टी के नाम से लोग थर-थर कांपते थे, खासकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग। देखिए, एक तो डीजीपी भट्टी साहब का अपना एक स्वभाव भी है, जैसे शोभा होतकर के लिए कहा जाता है हट्टी, मतलब तो जो ठान लिए, हमने जो कहा वो वही सही है। एक दूसरी बात, भट्टी ईमानदार है, ये बात मानना होगा। आज उनके पूरे मान लीजिए सर्विस के 1-2 साल बचे होंगे। आप कोई भी व्यक्ति सीना ठोक के उन पे आरोप नहीं लगा सकता, 2 रुपया लेने का भी आरोप नहीं लगा सकता। क्या कारण है कि भट्टी जो एक समय सुपर कॉप हुआ करते थे, एसपी रहते हुए जो व्यक्ति सुपर कॉप हुआ करता था, डीजीपी रहते हुए सफल नहीं रहे। क्या कारण है? क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं अभिषेक जी कि सरकार के तरफ से कहीं ना कहीं फ्री हैंड नहीं दिया गया होगा। और जो भट्टी साहब का जो मिजाज है वो फ्री हैंड काम करने वाले लोगों में से है। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की तुलना में देखें तो लालू यादव और नीतीश कुमार की तुलना में नीतीश कुमार के कार्यकाल में पुलिस अधिकारियों को या ब्यूरोक्रेट्स को उनके तुलना में जरूर फ्री हैंड नीतीश कुमार जरूर देते होंगे। लेकिन जिस मिजाज के लिए भट्टी साहब जाने जाते हैं, हमें नहीं लगता है कि वो कई ऐसे नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के आईएएस है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो रिटायर है, वर्तमान में काम भी कर रहे हैं, रिटायर भी हैं। कई ऐसे नेता हैं भुजा पार्टी के, वो अपने हिसाब से अपने पसंद से जिला में पोस्टिंग करवाते हैं। तो ऐसे चीजों को लेकर मुझे लगता है कि उनका मुख्यमंत्री से मतांतर रहा होगा जी। और जब इधर बीजेपी ने दबाव बनाया है तो कहे होंगे कि हमें आप रुखसत कर दीजिए, अब हमें बिहार में मन नहीं लग रहा है। और कई 2-3 आईएएस तो मेरी पर्सनल बातचीत के आधार पे बता रहा हूं, जिनका बड़ा नाम है, वो प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले गए।
कोई भी एक ईमानदार अधिकारी जो जो दो पैसा नहीं आपसे लेता है, दो पैसा नहीं जानता है, वो आपके प्रेशर को क्यों आपको झेलेगा? प्रेशर को वही झेलेगा, आपके मान मनोबल में वही रहेगा जो लेन देन में विश्वास करता होगा। गंगा जल फिल्म के दरोगा मंगनी राम और आर के सिंह टाइप। अरे प्रेमचंद जी ने उस जमाने में लिखा था नमक का दरोगा जी। प्रेमचंद जी उस समय उन्होंने लिखा था क्या कहते हैं, नमक का दरोगा। अब देखिए भ्रष्टाचार क्या है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब अभी कल हमारे फादर ने फोन किया कि हमने पुश्तैनी जमीन बेची किसी और खाता खेसरा का, और जो राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं किसी और खाता खेसरा का डिडक्शन दिखा दिया। यानी हमने किसी और खाता खेसरा का जमीन हमारी दादी ने बेची, और डिडक्शन जो है विभाग जो है किसी और खाता खेसरा का दिखा रहा है। तो ये इतना महान लोगों को नीतीश कुमार जी रखे हुए हैं। अब भ्रष्टाचार देखिए, हमारे कटरा ब्लॉक में मुजफ्फरपुर के कटरा ब्लॉक में राजस्व विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि एक व्यक्ति 30 सालों से वहां काम कर रहा है। आप कहेंगे 30 साल से काम कर रहा है तो कौन बड़ा चीज हुआ? वो न विभाग का आदमी है, न विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी है, न राजस्व विभाग से उसका लेना देना है। कोई भी सीओ आए, कोई भी कर्मचारी आए, लेकिन वो व्यक्ति XYZ वो वहीं होता है। आपका जमीन उसके नाम कर दिया, उसका जमीन इसके नाम कर दिया, किसी का नाम का बास्की पर्चा कटवा दिया, और आप पढ़े लिखे अधिकारी हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, कोई पत्रकार है, कोई ब्यूरोक्रेट्स है, आप इस कर्मचारी के पीछे भागते रहिए, कोर्ट कचहरी का दौरा लगाते रहिए, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के ट्रेन पकड़ के आते रहिए। तो ये समझने की जरूरत है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है यहाँ। जी, भ्रष्टाचार चरम पर है, और इन सब भ्रष्टाचार के बीच में बिहार सरकार सुशासन और सुशासन बाबू की छवि को लेकर के आगामी चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं ऋषि जी। चिराग पासवान बिहार पहुंचे हैं, और बिहार पहुंचकर चिराग पासवान ने लंबे लंबे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दलितों के साथ छुआछूत होती है, भेदभाव होता है, दलितों को मंदिर में जाने से रोका जाता है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। ये बात चिराग पासवान बोलते हैं, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है, सरकार में रह करके सरकार जिस प्रकार से दलित कानूनों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर भी बहुत लोगों की असहमति है। क्या आपको लगता है इन सब चीजों पर बयान नहीं देकर के चुपचाप बयान दे देना कि ये होता रहा है, ऐसा होता है, इस तरह के बयान से क्या चिराग पासवान राजनीति कर पाएंगे? देखिए, आपने चिराग पासवान का कभी ये बयान देखा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? और उन्होंने बयान भी दिया होगा तो सरकार पे उन्होंने कितना दबाव बनाया, नरेंद्र मोदी जी पे कितना दबाव बनाया, बीजेपी पे कितना दबाव बनाया। तो सिर्फ बयान देने से नहीं होता है। मुझे याद है उत्तर बिहार में एक दलित के नेता हुआ करते थे, और किसी दबंग व्यक्ति ने उनके मार्केट के आगे बेचारा वो दुकान लगाता था फुटपाथ पे, और किसी दबंग व्यक्ति ने उनको धमकाया, और जिस व्यक्ति को धमकाया गया वो मंत्री जी के ही समाज के थे। मंत्री जी खुद चल के आए और उस दबंग व्यक्ति को हड़काया, बोला सड़क तुम्हारे बाप का है, बिहार सरकार का है। तो आप दलितों के नेता बनते हैं, लेकिन दलितों के लिए आपने क्या संघर्ष किया चिराग पासवान जी? आपका तो पूरा जो स्टाइल है, आपका जो जीवन यापन है, वो आपकी जो फर्स्ट जो कैरियर था फिल्म इंडस्ट्री के एक हीरो की तरह है। अब देखिए, जब एयरपोर्ट के साथ एक फिल्म आई थी उनकी, जब वो एयरपोर्ट से निकलते हैं, अपने गाड़ी में बैठते हैं, उनका स्टाइल देखिए, किसी अक्षय कुमार भी फेल हो जाए। आप दलितों के नेता हैं, कितने गरीब दलित कार्यकर्ताओं को आपने टिकट दिया है? आपके आसपास कौन है? नाम है लोक जनशक्ति, और शक्ति वाले लोग को रखे हुए हैं, किसी कमजोर व्यक्ति को आसपास नहीं रखते हैं चिराग पासवान। जनशक्ति नाम है, धन शक्ति वाले को रखे हुए हैं। धन शक्ति, बाहु शक्ति, अब कौन कौन सा शक्ति हम नहीं कह पाएंगे। आप देखिए चिराग पासवान जब वो एयरपोर्ट से निकलते हैं, उनके बाएं दाएं देख लीजिए, कोई धन शक्ति वाले हैं, कोई बाहु शक्ति वाले हैं। जी,
तो एक जमाने में तो एक जमाने में तो लोजपा ने रंजीत डॉन को भी टिकट दे दिया था एमएलसी का। और रंजीत डॉन कौन है दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। पेपर लीक वाले माफिया कि कितने भूसकौल विद्यार्थी को डॉक्टर बना दिया रंजीत डॉन ने। ऋषि जी, फाइनल कमेंट आपका। बिहार में आप किसी भी चौक चौराहे पर जाइए, लोग कहते हैं लगता नहीं है कि नीतीश बाबू इस गठबंधन के साथ टिकेंगे और चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या कहना है? कई लोगों के मुंह से बात। अब देखिए, अब बयान तो कई आ रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आपने देखा ही होगा जी। देवेश चंद्र ठाकुर का बयान, उसमें उस बयान को डिकोड कीजिए। लालू के लिए प्रशंसा भरे शब्द, नीतीश कुमार के कई मांगों को बीजेपी ने एक तरह से ठोकर मार दिया है। दिलीप जायसवाल का अमित शाह नरेंद्र मोदी के मुलाकात के बाद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुआदानी जैसे शब्दों का इस्तेमाल, डीजीपी भट्टी का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जाना, ये तमाम ऐसे डेवलपमेंट मैं अब से 2 सेकंड लूंगा आपका। किसी भी प्रदेश अध्यक्ष का इतना कैपेसिटी रहा है क्या जब से एनडीए में नीतीश कुमार है 2005 से अब तक? किसी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का इतना कैपेसिटी रहा है, क्षमता रहा है कि वो नीतीश कुमार को निर्देशित करें? एक ने तो पगड़ी बांधी थी, एक प्रदेश अध्यक्ष ने पगड़ी बांधी थी। मैं आपको आप ही के एरिया के संजय जायसवाल पे किसी व्यक्ति ने आरोप लगा दिया था और संजय जायसवाल हर दरवाजे पे नाक रगड़ते रह गए कि भाई ये आरोप बेबुनियाद है, हमें राजनीति से फंसाया जा रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, थोड़ा दबाव में जो आईपीएस अधिकारी आए तो उन्होंने पटना से भेजे हुए अधिकारियों द्वारा जांच कराया गया। जो आरोप उन पे लगे थे वो गलत आरोप थे। लेकिन क्या हुआ आगे मैं आपको बताऊं, उस एएसपी को प्रमोट करके जिला में एसपी के रूप में तैनात कर दिए नीतीश कुमार। ये औकात होता था बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष का। जिस एएसपी ने जो गलत आरोप उन पे था उसको ट्रू कर दिया, उस एएसपी को प्रमोट करके एक जिला में उनकी तैनाती कर दी गई। तो ये औकात होता था। लेकिन दिलीप जायसवाल ने जिस प्रकार से गेयर बदला है, और एक बात और बता दूं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को जब नीति आयोग की जो बैठक हुई है उसमें जब ये लोग दिल्ली गए थे, दोनों डिप्टी सीएम को नरेंद्र मोदी ने डांट लगाई है। जी, आप दोनों समझ सकते हैं कि दोनों डिप्टी सीएम को नरेंद्र मोदी ने डांट लगाई, आप कह रहे हैं। लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष बिहार में ऐसे थे जिन्होंने पगड़ी भी बांधी थी नीतीश कुमार के खिलाफ। प्रशांत किशोर उनका बड़ी अच्छे तरीके से विवेचना करते हैं उस पगड़ी प्रकरण की, सुना होगा आपने। पगड़ी भी खुल गया, प्रशांत किशोर कहते हैं पगड़ी भी खुल गया, प्रशंसा भी करा नीतीश कुमार, प्रशस्ति गान भी करवा रहे हैं, इज्जत प्रतिष्ठा किया। चर्चा तो अब शेख जी बहुत है। चर्चा ये भी है कि आरके सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो भैया आरके सिंह को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे तो क्या पगड़ी वाले बाबा डिप्टी सीएम पद पे भी नहीं रहेंगे? क्या विजय सिन्हा को हटाया जाएगा? चर्चा तो बहुत है। और दिलीप जायसवाल ने जिस प्रकार से लो प्रोफाइल हम लोग मान रहे थे, और हम लोगों ने ये माना था कि नीतीश कुमार के चरण में बीजेपी चली गई है, और दिल्ली जाने के बाद जो ताकत दिलीप जायसवाल महसूस कर रहे हैं, एक से एक बयान जारी कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और गड़बड़ कितना है? गड़बड़ इतना है कि संबंध विच्छेद हो जाएगा, मतलब व्याकुल या संबंध आगे तक चलेगा। हाँ, व्याकुल नहीं होना है। चलिए, व्याकुल नहीं होना है तो देख, हम लोग भी व्याकुल नहीं है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि आरके सिंह वाली चर्चा में कितना दम है, कौन से डिप्टी सीएम बदले जाएंगे। लेकिन बिहार की सियासत बदल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार की ब्यूरोक्रेसी बदल रही है, और सत्ता के आसपास जो लोग घेरे हुए थे उसमें बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में देखने को मिलने जा रहा है। इसमें भी अब कोई दो राय नहीं दिखती। चंचल कुमार आ रहे हैं, चर्चा तो ऋषि जी कुछ लोग यहां तक भी कर रहे हैं कि अतीश चंद्रा भी बुलाए जा सकते हैं पटना की, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। खैर, उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, सिर्फ चर्चाएं सुनी है। लेकिन
बिहार में 7 अधिकारियों को ईडी का नोटिस मिलने की जो बात सामने आ रही है, एक अधिकारी पर शिकंजा तक कस गया है। उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं तो सर्जरी करनी थी। अब सर्जरी ब्यूरोक्रेसी में पहले वो करने जा रहे हैं, हालांकि संजीव हंस को हटा दिया गया, लेकिन बाकियों पर सर्जरी वो पहले ब्यूरोक्रेसी में करेंगे या पहले राजनीतिक फ्रंट पर व्याकुल नहीं होना है, ये देखने को मिलेगा। तो इंतजार करते हैं, ऋषि जी अंदर की खबरें निकाल कर लाते हैं, बताएंगे जल्दी कि आखिर व्याकुल होना है कि नहीं होना है। ब्यूरोक्रेसी तो व्याकुल है, आने वाले वक्त में जो भी हो, हर पल की अपडेट के साथ ऋषि मिश्रा जी आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। बीच में कुछ दिनों के लिए ऋषि मिश्रा जी, सावन चल रहा है तो जानते ही हैं कि सावन में किस तरह की दिक्कतें आती है। तो फिर से ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ आ गए हैं और लगातार जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।